हेलो स्टूडेंट। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बॉन्ड्स या डिवेंचर के बारे में। तो सबसे पहले हम बॉन्ड्स को समझेंगे, उसके बाद कुछ उसके बेसिक्स टर्म्स जो हैं उन्हें यहाँ पे समझेंगे, साथ में क्लासिफिकेशन भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करते हैं बॉन्ड्स की या डिवेंचर की, तो ये बेसिकली है क्या चीज़? ये एक डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है जहाँ पे जो इशूअर होता है, किसका इशूअर? जिसने इस बॉन्ड को या डिवेंचर को इशू किया है ना, वो बाउंड हो जाता है, क्योंकि डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है तो वो बाउंड हो जाता है पे करने के लिए। क्या क्या पे करने के लिए? एक कि पीरियडिकली उसको इंटरेस्ट पे करना है, जिसको बॉन्ड के केस में हम कूपन कहते हैं, और दूसरा क्या पे करना है? प्रिंसिपल अमाउंट उसकी मैच्योरिटी पे रीपे करना होता है। प्रिंसिपल अमाउंट मतलब जितना भी उन्होंने परचेज किया है या जितने का भी बॉन्ड लिया है वो टोटल वैल्यू तो पे करनी है, दैट इज़ योर प्रिंसिपल अमाउंट। साथ में आपको हर साल कुछ इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। अब ये जो कूपन होता है ना, ये इंटरेस्ट रेट होता है, वो डिपेंड करता है कि वैसे एनुअली पे किया जाता है, पर कई जगह इसको बाय एनुअली वगैरह भी पे किया जा सकता है, या सेमी एनुअली मतलब पे कर सकते हैं। तो ये हो गया बॉन्ड के बारे में। तो कहने का मतलब बॉन्ड एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है जो बेसिकली किस लिए इशू किया जाता है कि जो इशूअर है ना वो फंड को रेज कर सके, उसे बहुत सारा पैसा चाहिए, वो पैसा वो किसके थ्रू रेज करने वाला है? बॉन्ड के थ्रू रेज करेगा। पर ये जो फंड रेज करेगा वो उसके साथ एक डेब्ट ऑब्लिगेशन क्रिएट कर देगी। डेब्ट ऑब्लिगेशन मतलब उधार लेने का ऑब्लिगेशन। तो जब आप किसी से उधार लेते हैं तो क्या करना होता है? उधार का अमाउंट पे करना होता है, साथ में साथ उसको एडिशनली इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है। इसी चीज़ को, इसी इंस्ट्रूमेंट को हम क्या कहते हैं? बॉन्ड कहते हैं। अगर हम इंडिया में बात करें तो जो डेब्ट सिक्योरिटीज़ गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर्स के थ्रू यूज़ की जाती है उसको जनरली हम बॉन्ड बोलते हैं। वहीं पे अगर ये डेब्ट सिक्योरिटीज़ प्राइवेट सेक्टर कंपनीज़ या जॉइंट स्टॉक कंपनीज़ के थ्रू इशू की जाती हैं तो वो उसे डिवेंचर्स कहते हैं। हाँ मतलब पर ये देखा जाता है कि ये दोनों ही टर्म्स जो बॉन्ड्स या डिवेंचर्स हैं उन्हें ना इंटरचेंजेबली यूज़ किया जाता है। मतलब बॉन्ड्स और डिवेंचर मतलब एक ही है, क्योंकि दोनों ही डेब्ट इंस्ट्रूमेंट हैं, है ना। पर अगर हम डेफिनेशन वाइज जाएंगे, जैसे जो लॉ के स्टूडेंट्स हैं वो अगर डेफिनेशन की बात करेंगे तो SARA वगैरह में यहाँ पे क्या किया गया ना, इनके डेफिनेशन को डिफ्रेंशिएट किया गया डेफिनेशन वाइज कि बॉन्ड और डिवेंचर में डिफरेंस है। पर अगर हम बेसिक्स की बात करें, मतलब अगर हम जैसे डेरिवेटिव्स मार्केट में बात कर रहे हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बात कर रहे हैं, तो जो बेस है ना वो सेम है, दोनों का नेचर सेम है दोनों का। मतलब क्या नेचर है कि ये डेब्ट ऑब्लिगेशन क्रिएट करने वाला है, जहाँ पे जो भी इशूअर है, जिसने भी इशू किया है, वो ये माना जाता है कि उसे भाई पैसा चाहिए, उधार पैसा ले रहा है पब्लिक से, जिसको भी बॉन्ड इशू कर रहा है पब्लिक से, वो उधार पैसा ले रहा है और उधार पैसे के बदले वो उनको क्या देगा? इंटरेस्ट पे करेगा, जिसको हम कूपन बोलेंगे। और उसके अलावा जब टाइम आ जाएगा, जितने साल के लिए उधार लिया गया होगा, जैसे वो साल कंप्लीट होगा, मतलब मैच्योरिटी पूरी होगी, फिर वो जितना उधार का अमाउंट था, प्रिंसिपल अमाउंट, वो भी पे कर दिया जाएगा। इसी को हम बॉन्ड्स कहते हैं या इसी को हम डिवेंचर कहते हैं। क्लियर हो गया? एक तो अब एक टाइम एग्जाम्पल लेते हैं। 14 मार्च 2023 को टाटा कैपिटल फाइनेंस सर्विस लिमिटेड ने क्या किया? एक बॉन्ड इशू किया जिसकी वर्थ कितनी थी? 2000 करोड़ रुपीज़ की थी, और कूपन रेट कितना था? 8.3% पर एनम था। मैच्योरिटी पीरियड कब की थी? 2 साल 11 महीने की मैच्योरिटी पीरियड थी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो आपकी टाटा कैपिटल फाइनेंस सर्विस लिमिटेड है ना, उसको 2000 करोड़ रुपए चाहिए हैं, तो इसी के लिए उसने बॉन्ड इशू किया। तो जब बॉन्ड इशू कर दिया तो लोगों ने परचेज़ किया होगा तो उसको कितना पैसा मिल गया? 2000 करोड़ रुपए रिसीव हो गए। ठीक, अब ये 2000 करोड़ पाने के लिए उसको हर साल एक फिक्स्ड रेट से इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, दैट इज़ 8.3% एनुअली। 8.3% के हिसाब से उसको हर साल इंटरेस्ट पे करना होगा अपने बॉन्ड होल्डर्स को। क्लियर है? और जब 2 साल 11 महीने कंप्लीट हो जाएंगे तो उसको ये जो 2000 करोड़ रुपए थे पूरे के पूरे, ये भी वापस करने पड़ेंगे। तो इसी को हम क्या कहते हैं? बॉन्ड कहते हैं। इज इट क्लियर? तो देखिए, बॉन्ड के केस में जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे दो चीज़ें, आप एग्जांपल से भी समझिए, तो 2 चीज़ें क्लियर हो गई कि यहाँ जो कैश फ्लो है ना वो फिक्स्ड है। मतलब आपको नोन है कि कैश फ्लो कितना है, इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट, ये दोनों का कैश फ्लो होने वाला है। और साथ ही साथ आपको टाइम हॉरिजन भी कंप्लीट है कि मैच्योरिटी पीरियड ये है, इस टाइम पीरियड पे आपको इतना प्रिंसिपल अमाउंट पे करना है और हर साल इतना इंटरेस्ट पे करना है। मतलब जो पैसा जाने वाला है, या अगर आप बॉन्ड होल्डर हैं तो कितना पैसा आपको मिलने वाला है ये आपको पता है, और जो इशूअर है उसको भी पता है कि उसको कितना पैसा देना है। ठीक है? तो यहाँ पे हर एक चीज़ क्या दिख रही है? स्पेसिफाइड और फिक्स दिख रही है। इसी वजह से बॉन्ड की कैलकुलेशन करना, बॉन्ड की वैल्यू को समझना ईजी हो जाता है कंपैरेटिवली स्टॉक के। जब हम शेयर्स की वैल्यूएशन करते हैं तो वहाँ पे हमें कैश फ्लोज फिक्स्ड नहीं होते हैं, है ना, वहाँ कोई मैच्योरिटी पीरियड नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे चीज़ें फिक्स्ड हैं, इसीलिए इनकी वैल्यूएशन ईजी हो जाती है। हालांकि
कुछ टाइप के बॉन्ड ऐसे होते हैं जहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटीज़ आ जाती हैं, जैसे कन्वर्टेबल बॉन्ड हो गया, कॉलेबल बॉन्ड्स हो गए। ये सारे वो बॉन्ड्स हैं जहाँ पे क्या हो जाता है कि आपको थोड़ी सी इश्यूज़ आते हैं कैलकुलेशन में, क्योंकि चीज़ें थोड़ी सी आपकी चेंज हो जाती हैं। कन्वर्टेबल इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाएगा, सो वो सिनेरियो हो जाता है आपका थोड़ा। अदरवाइज आपको ये सब चीज़ें फिक्स्ड होती हैं, इसीलिए बॉन्ड की वैल्यूएशन ईजी है। क्लियर है? अब हम बात करेंगे किसकी, नेचर या फीचर्स ऑफ बॉन्ड क्या होता है। ठीक है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है बॉन्ड्स की। देखिए, जब कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं बॉन्ड की, तो एक चीज़ जो पहली होती है कि भाई ये एक लॉन्ग टर्म डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, मतलब ये क्या चीज़ है, ये डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है। आपको जो डेब्ट की ऑब्लिगेशन है ना वो क्रिएट होने वाली है। ये उधार लेने का इंस्ट्रूमेंट है। जो ये इंस्ट्रूमेंट आप देखेंगे, बॉन्ड देखेंगे तो आपको समझ में आ जाता है कि ये भाई उधार लिया गया है। जैसे शेयर्स आप देखते हैं तो शेयर्स ओनरशिप की बात करता है, उधार की बात नहीं करता। कंपनी शेयर्स इशू करके भी फंड रेज करती हैं, पर वो क्या करती हैं, ओनरशिप देने की बात करती, मालिकाना हक देने की बात करती हैं। पर अगर इस बॉन्ड को कोई परचेज करता है, इन्वेस्टर्स इसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो उनको ये पता है कि उन्होंने उधार दिया है इस पर्टिकुलर कंपनी को या गवर्नमेंट को, जिसका भी बॉन्ड है। क्लियर है? तो ये एक डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है जो ये शो करता है कि भाई यहाँ पे उधार की बात हो रही है। ठीक, जनरली बॉन्ड्स लॉन्ग टर्म होते हैं। ठीक है, तो ये लॉन्ग टर्म डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है। इसके अलावा इसमें पार वैल्यू मेंशन होती है। जो पार वैल्यू होती है वो क्या हो गया कि पार वैल्यू बताती है कि बॉन्ड कितने का है, जो उसकी फेस वैल्यू है। ठीक है, पार वैल्यू मतलब फेस वैल्यू बॉन्ड की कितनी है। वो क्या होता है कि जो बॉन्ड सर्टिफिकेट होता है ना, वो बॉन्ड सर्टिफिकेट पे वो पार वैल्यू या वो फेस वैल्यू मेंशन होती है, और ये कभी भी चेंज नहीं होती। जैसे मैंने कहा ना कि हम 2000 करोड़ के बॉन्ड इशू कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इसकी फेस वैल्यू हो गई कि 2000 करोड़ के। अब इसको हम प्रीमियम पे भी इशू करें, पार पे इशू करें, वो एक अलग बात है। पर जो फेस वैल्यू है, जो पार वैल्यू है, जो बॉन्ड के सर्टिफिकेट पे मेंशन रहेगी, वो क्या है, वो पार वैल्यू है, वो ये 2000 करोड़ ही है। ठीक है, ये चेंज नहीं होंगे। ठीक, इसके अलावा इन बॉन्ड्स को हम पार प्रीमियम डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि 2000 करोड़ के जो बॉन्ड हैं वो 2100 करोड़ में इशू किए जाएंगे, या 2000 करोड़ के जो बॉन्ड हैं वो आपके सिर्फ 1800 करोड़ में इशू किए जा रहे हैं। मतलब आपको 2000 करोड़ का बॉन्ड आप खरीद ले रहे हैं, उस बॉन्ड पे वैल्यू क्या लिखी गई, पार वैल्यू क्या है, फेस वैल्यू क्या है, 2000 करोड़ है। लेकिन आपको खरीदते वक्त, आप बॉन्ड होल्डर हैं, आपको जब उसे खरीदने जाने तो आपको सिर्फ 1800 करोड़ रुपए देने हैं। ठीक है, आपको 2000 करोड़ नहीं देने, लेकिन मैच्योरिटी पे आपको जो फेस पे लिखा है 2000 करोड़ वो मिलने वाले हैं। बात समझ में आ रही है? सो कहने का मतलब कि जो ये बॉन्ड है ना वो इशू किया जा सकता है पार पे भी, प्रीमियम पे भी, और डिस्काउंट पे भी इशू किया जा सकता है, डिपेंडिंग कि कंपनी कैसी है या जो गवर्नमेंट है वो क्या सोच के इशू कर रही है। इस तरह से चीज़ों को कई फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, उस हिसाब से ये पार, प्रीमियम, डिस्काउंट पे इशू होता है। फिर एक आता है कूपन। बॉन्ड्स अपने साथ कूपन लेके आते हैं। कूपन क्या होता है, ये वो रेट होता है जिस रेट पे इशुइंग कंपनी या जो इशुअर है वो बॉन्ड होल्डर को इंटरेस्ट पे करती है। मतलब जिसने भी बॉन्ड को परचेज किया उसको इसी रेट से इंटरेस्ट मिलने वाला, ब्याज मिलने वाला है, हर साल मिलेगा। ठीक है, सो ये एक नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है जो उस बॉन्ड सर्टिफिकेट पे प्रिंटेड होता है, फिक्स्ड होता है, और ये किस पे कैलकुलेट होता है, उसके फेस वैल्यू पे। मतलब अगर जैसे मैंने कहा 8.3 है तो 8.3 किस पे कैलकुलेट होगा, कूपन रेट जो उसकी फेस पे वैल्यू लिखेगा, 2000 लिखा तो 2000 पे कैलकुलेट होगा। ठीक है, प्रीमियम पे इशू किया गया था, पार पे था, डिस्काउंट पे था, उस वैल्यू से मतलब नहीं है। इंटरेस्ट हमेशा किस पे मिलेगा, जो उसकी फेस वैल्यू होगी, जो पार वैल्यू होगी उस पर कैलकुलेट होगा। यहाँ तो बात समझ में आ गई। अब एक चीज़ और बता दूं, देखिए जीरो कूपन बॉन्ड को अगर छोड़ दिया जाए तो इसके अलावा जितने भी बॉन्ड्स होते हैं वो अपने साथ कूपन रेट कैरी करते ही करते हैं। वो फिक्स या फ्लोटिंग रेट का हो सकता है। ठीक है, जीरो कूपन बॉन्ड्स नाम से क्लियर है कि यहाँ पे कूपन जीरो है, मतलब यहाँ पे कोई इंटरेस्ट रेट नहीं मिलने वाला है। क्लियर है? तो इस तरीके के ये हमारे कूपन रेट होते हैं जो हमें बॉन्ड्स में देखने को मिलते हैं। और क्या चीज़ें होती हैं बॉन्ड्स में, मैच्योरिटी पीरियड होती है। मैच्योरिटी पीरियड मतलब क्या हो गया कि ये वो डेट होता है जिस डेट पे प्रिंसिपल अमाउंट रिपे किया जाता है बॉन्ड होल्डर को। ठीक है, मतलब यहाँ पे जैसे ही ये मैच्योरिटी पीरियड आ गया तो ये जो लोन एग्रीमेंट था, ये जो डेब्ट की ऑब्लिगेशन थी वो एंड हो जाने वाली है, वहाँ खत्म हो जाएगी। ठीक है, मैच्योरिटी पीरियड जिसे कहा, मैंने कहा 2 साल 11 महीने, तो 2 साल 11 महीने के बाद आपको ये पूरा पैसा रिपे करना होगा। तो इसका मैच्योरिटी पीरियड कितने साल का है, 2 साल 11 महीना। ये इतने टाइम पीरियड पे कंप्लीट हो जाएगा, आपको ये पे करना, ये एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा। ठीक, एक और टर्म आता है बॉन्ड में जो होता है ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड। ठीक है, तो आप ना ये जितने भी चीज़ें मैं बता रही हूँ आप ये समझिए कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, बॉन्ड में ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। साथ ही साथ इन्हें एलिमेंट्स ऑफ बॉन्ड भी कहा जाता है। ठीक है, कि बॉन्ड में ये सारी चीज़ें आप रहेंगी।
तो एक आता है ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड। अब ड्यूरेशन क्या हो गया, देखिए मैच्योरिटी पीरियड तो क्लियर हो गई, पर ड्यूरेशन क्या होती है? तो ड्यूरेशन बेसिकली कुछ नहीं, वो एक एवरेज टाइम है जो इन्वेस्टर्स को बताता है कि इस एवरेज टाइम के अंदर आपने जितना पैसा लगाया वो रिसीव कर ले जाएंगे। कहने का मतलब ये समझिए कि अगर मैंने बॉन्ड परचेज़ किया, मैं इन्वेस्टर हूँ, ठीक है, मैंने गवर्नमेंट का बॉन्ड परचेज़ किया और गवर्नमेंट बॉन्ड परचेज़ करने के बाद मैंने उस परचेज़ करने के लिए 2,000 रुपये लगाए हैं, ठीक है। तो अब मेरा मैटर ये होता है कि ये 2,000 रुपये मुझे कितने टाइम में रिसीव हो जाएगा, मतलब जो ये इंटरेस्ट मिल रहा है मुझे हर साल, है ना, और जो अगर मैं इसे सेल कर सकती हूँ, तो अगर मैं मार्केट में इसको सेल करने गई तो मतलब ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए क्या देखना है कि जितना पैसा मैंने लगाया वो कितने ऑन एन एवरेज कितने टाइम पीरियड में मुझे रिसीव हो जाता है। मैच्योरिटी पीरियड पे नहीं, ऑन एन एवरेज कितने टाइम पीरियड में मैंने इसको रिकवर कर लिया। भाई कोई भी इन्वेस्टमेंट करता है तो फ़ायदे के लिए करता है ना, कि जितना पैसा लगाया उतना ही उसको मिले तो क्या फ़ायदा हुआ। तो ये कहता है कि ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड बताता है कि भाई आपका भले मैच्योरिटी पीरियड कितने टाइम पीरियड का हो, पर आपने इस बॉन्ड में लगाई जाने वैल्यू को, जितना आपने इस पैसे में लगाया है पैसा, वो कितने टाइम पीरियड में ही आपने रिकवर कर लिया, बाकी जो एक्स्ट्रा आपको मिल रहा है वो आपका प्रॉफिट है। तो वो चीज़ हमको क्या कहते हैं, ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड कहते हैं। अब ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड को भी कैलकुलेट करने के बहुत सारे हैं, जैसे कि मैकुले है, मैकुलर ड्यूरेशन, मॉडिफाइड ड्यूरेशन, ये फॉर्मूला देते हैं कि जिसके बेसिस पे आप नंबर ऑफ ईयर्स को मेजर कर पाते हैं कि कितने टाइम पीरियड पे आपकी बॉन्ड की जो ट्रू कॉस्ट है वो रिकवर हो गई है। अब जैसे मॉडिफाइड ड्यूरेशन में क्या हो गया कि चीज़ें इंटरेस्ट वगैरह जो वेरी करेगा, या मतलब जो रियल इंटरेस्ट है उस सब के बेसिस को उन्होंने कंसीडर किया हुआ है। तो इस तरह से मैकुलर ड्यूरेशन, मॉडिफाइड ड्यूरेशन बॉन्ड्स कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। फिर एक और चीज़ आती है हमारी रिडेम्पशन वैल्यू। रिडेम्पशन वैल्यू क्या हो गई, रिडीमेबल वैल्यू जो होती है, मतलब एक बुलेट पेमेंट, इन शॉर्ट पेमेंट, टोटल पेमेंट, जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है जब वो आपको रिपे किया जा रहा है तो वो आपकी रिडेम्पशन वैल्यू होती है। अब प्रिंसिपल अमाउंट जो रिपे किया जाएगा मैच्योरिटी पीरियड पे ना, उसमें भी ऑप्शन आता है कि ये आपको प्रीमियम पे रिपे किया जाएगा या पार पे ही रिपे किया जाता है, मतलब फेस वैल्यू ही रिपे की जाएगी, या फिर आपको फेस वैल्यू से एक्सेस पे किया जाएगा, या ऐसा भी हो सकता है कि डिस्काउंट में किया जाए, पर रेयर ऑफ द रेयर चांस है, क्योंकि कोई डिस्काउंट पे क्यों ही खरीदना चाहेगा कि हम 2,000 करोड़ के बॉन्ड को हमको जब मैच्योर होकर मिलेगा तो सिर्फ 800 मिलेगा या 1,800 मिलेगा या 1,900 मिलेगा, तो ऐसा कोई क्यों ही खरीदना चाहेगा। तो डिस्काउंट रेयर ऑफ द रेयर है, बट बेसिकली रिडेम्पशन वैल्यू किस पे होती है, प्रिंसिपल मतलब पार अमाउंट पे या प्रीमियम अमाउंट पे होती है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया रिडेम्पशन वैल्यू। अब एक और बॉन्ड में चीज़ देखने को मिलती है, क्रेडिट वर्दिनेस या रेटिंग, है ना। तो जो बॉन्ड्स होते हैं ना वो रेट किए जाते हैं एजेंसीज के थ्रू, लाइक S&P है, मूडीज़ वगैरह है ना, इंडिया के भी बहुत सारी क्रिसिल वगैरह हैं। तो ये सब क्या करती हैं, ये बॉन्ड को रेट करती हैं कि किस बेसिस पे रेट करती हैं कि इश्यूअर्स की एबिलिटी क्या रही है डेब्ट को रिपे करने की, मतलब क्रेडिट वर्दीनेस क्या, कितना ट्रस्टवर्दी है ये बॉन्ड, तो इसको रेट करेंगे। अब जैसे आपको पता है, आप किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को देखते हैं, आप पढ़ने जाते हैं, कॉलेज को जाते हैं, तो आप उसकी क्रेडिट वर्दीनेस कैसे देखते हैं, आप क्या कहेंगे कि हाँ हमने देखा है कि भाई इसमें इतने प्लेसमेंट हो गई है, इतने लोगों को जॉब मिल गई है, ये तो वो कॉलेज कह रहा है। पर अगर आपको ये जानना है कि वाकई में ये सही है, तो कोई बाहर की एजेंसी अगर उसे रेट कर देती है तो आप समझते हैं ना कि हाँ भाई ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट तो बहुत अच्छा है। जैसे अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की बात करें तो नैक का ग्रेड मिलता है, तो आप देखेंगे कि कई कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट अपने सामने रखते हैं कि मुझे नैक से A ग्रेड मिला है, नैक से B+ ग्रेड मिला है, नैक से A+ ग्रेड मिला है। तो ये क्या हो गई, वो एजेंसीज है, नैक वो इंस्टीट्यूशन है जो ग्रेडिंग कर रही है, बता रही है कि हाँ भाई आपका एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स वाकई में अच्छा है कि नहीं। वो पूरी अपनी कुछ मेजर्स रखते हैं, उस सब पे उस ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से चेक करते हैं कि इन सब पे इसकी क्या क्राइटेरिया है, कैसे सेट हो रहा है, क्या काम कर रहा है, उन सब पे उसको चेक करते हैं, उसको रेट देते हैं। तो आप उस बेसिस पे समझ जाते हैं कि अच्छा भाई नैक A+ है तो बहुत अच्छा इंस्टीट्यूशन है। इसी तरीके से ये बॉन्ड भी है कि बॉन्ड को भी रेट किया जाता है, कोई बाहरी एजेंसी जैसे बताया ना S&P, मूडीज़ और क्रिसिल, ये सब ना, ये सब रेट करके बताएंगे कि हाँ भाई ये बॉन्ड बहुत ट्रस्टवर्दी है, इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपका पैसा डूबने वाला नहीं है, क्योंकि जिसने इस बॉन्ड को इशू किया है उसका ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है कि भाई वो हमेशा टाइमली पेमेंट कर देता है, इंटरेस्ट भी पे कर रहा होता है, प्रिंसिपल अमाउंट भी पे करता है, सही सब कुछ सही है। तो आप उस रेट से इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है। जो हायर रेटेड बॉन्ड्स होते हैं ना, जिनका रेटिंग बहुत अच्छी होती है, तो इस तरह के बॉन्ड्स को ये माना जाता है कि भाई इसमें रिस्क बहुत कम है, क्योंकि सेफ इन साइड है ना। सेफ साइड क्यों है, क्योंकि रेटिंग अच्छी है, इसका मतलब कि जो इशूअर है उसकी एबिलिटी सही है, वो कैपेबल है, वो बॉन्ड्स को रिपे करता आया है, इस तरीके से। वहीं पे जो लोअर रेटेड बॉन्ड होते हैं, ये लोअर रेटेड बॉन्ड में अगर आप देखेंगे ना, जिनको इन एजेंसी से बहुत कम रेट मिला हुआ था, उन बॉन्ड की यील्ड बहुत ज़्यादा होती है ना, उनको रिटर्न बहुत अच्छा मिल रहा होता है, लेकिन रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। कारण क्योंकि
इसीलिए तो रिस्क है, क्योंकि उनको रेटिंग कम मिली क्यों? क्योंकि रिस्की था, कभी कभी उन्होंने रिपे नहीं किया है, लेकिन लोग तब भी उनको परचेज करें, इसीलिए उन्होंने हायर रिटर्न देने का वादा किया हुआ है, तो वहाँ पर रिस्क उठाना पड़ता है लो रेटेड बॉन्ड को। तो ये इस तरीके से हम बॉन्ड की क्रेडिट वर्दिनेस को भी चेक करते हैं। और अब एक आता है सबसे इंपॉर्टेंट टर्म, दैट इज यील्ड। बॉन्ड में यील्ड की बात बहुत की जाती है, ठीक है। इंटरेस्ट रेट, कूपन रेट जो बात हो रही है वो एक है, पर यील्ड की बात करते हैं। यील्ड क्या होता है? यील्ड वो रेट ऑफ रिटर्न होता है जो इन्वेस्टर्स को बॉन्ड या किसी भी इन्वेस्टमेंट पे रिसीव होता है, अर्न करता है, ठीक है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि फिर कूपन रेट भी तो यही है, उससे रिटर्न तो हमको मिलता है, इंटरेस्ट जो मिलता है वो भी तुम्हारा रिटर्न ही होता है, तो फिर यील्ड और रिटर्न में क्या अंतर है? सो यील्ड और रिटर्न में अंतर है ना, वो मैं आपको एग्जांपल से भी बहुत अच्छे से अभी यहाँ पे समझा देती हूँ। देखिए जो यील्ड होता है ना, यील्ड कई तरीके के होते हैं। करंट यील्ड हो गया, यील्ड टू मैच्योरिटी हो गया, यील्ड टू कॉल हो गया। तो जो जैसे मैं करंट यील्ड की अगर बात करूँ तो करंट यील्ड हमें ये कहता है कि आप जो भी रिटर्न पा रहे हैं, जो भी कूपन रेट आपका है, ठीक है, अगर हम उसको करंट मार्केट प्राइस से कंपेयर करें तो एक्चुअली वो कितना रेट है, ठीक है। जैसे आपने लिखा कि हम 10% के रेट से आपको इंटरेस्ट पे करेंगे, ये तो एक बात हो गई, पर 10% के रेट से जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं वो फेस वैल्यू पे कर रहे हैं। पर अगर उसको हम कंपेयर करें, आज उसका जो मार्केट में प्राइस चल रहा है, अगर आज खरीदने जाते हैं और मार्केट में जो प्राइस चल रहा है उससे उस इंटरेस्ट के अमाउंट को कंपेयर करें तो कितना रेट बन के आता है, ये रेट कहलाता है यील्ड। मतलब ये ना मार्केट इंटरेस्ट रेट आप कह सकते हैं इसको, ये मार्केट इंटरेस्ट रेट है। तो ये करंट मार्केट प्राइस पे बेस्ड होता है कि इन्वेस्टर्स अगर करंट मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग देखें तो उनको एनुलाइज्ड क्या रिटर्न मिल रहा है। यील्ड मीन्स रिटर्न, ठीक है, तो ये समझिएगा। अब इसका करंट यील्ड जैसे निकालने का फॉर्मूला मेंशन होता है, क्या होता है कि आपको क्या इंटरेस्ट का अमाउंट मिल रहा है, ठीक है, डिवाइडेड बाय आपकी करंट में मार्केट प्राइस क्या चल रही है, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, ठीक है, तो हमारा क्या निकल के आता है? यील्ड निकल के आ जाता है ना। इसको ना एक एग्जांपल से समझते हैं तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए कि एक बॉन्ड है जिसकी फेस वैल्यू 1000 रुपीज़ की है, ठीक है, उसका कूपन रेट कितना है? 12% का है, और वो अभी मार्केट में जो सेल हो रहा है वो किस प्राइस पे सेल हो रहा है? 800 की प्राइस पे सेल हो रहा है। मतलब समझिए कि मार्केट में उसका जो रेट चल रहा है वो 800 चल रहा है, पर फेस वैल्यू कितनी है? 1000 की है, ठीक है। करंट यील्ड बॉन्ड की आपको कैलकुलेट करना है कि वाकई में क्या रिटर्न मिल रहा है। वैसे तो देखने में दिख रहा है कि भाई 12% का रिटर्न है, पर एक्चुअल रिटर्न, एनुलाइज रिटर्न अगर करंट मार्केट प्राइस से कंपेयर करें तो क्या ये 12% है या उससे ज़्यादा है? तो करंट यील्ड का फॉर्मूला हमको पता है क्या होता है कि इंटरेस्ट का अमाउंट डिवाइडेड बाई करंट मार्केट प्राइस प्लस मल्टीप्लाई बाई 100। तो एक 1000 पे 12% जब हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 120 रुपीज़ इंटरेस्ट का अमाउंट है ना, और मार्केट प्राइस कितनी चल रही है? 800। तो हमारा करंट यील्ड कैसे निकलेगा? 120 डिवाइड बाई 800 मल्टीप्लाई बाई 100, कितना आया? 15%। कहने का मतलब ये जो 1000 वाला कूपन है जो कहता है कि 12% का इंटरेस्ट दे रहे हैं, पर अगर उसे आज की मार्केट प्राइस से कंपेयर करें तो एक्चुअल यील्ड उसका कितना है? 15% का है। एक्चुअल रिटर्न कितना है? 15% का उसका है। समझ में आई बात? तो इस तरीके इसको हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बॉन्ड होल्डर आज खरीदने गया, उसको आज के प्राइस पे 800 के प्राइस पे खरीदेगा ना, क्योंकि आज करंट मार्केट प्राइस क्या चल रही है? 800। तो अगर वो बॉन्ड परचेस करने गया तो 800 रुपीज़ में परचेस करेगा, पर उसकी फेस वैल्यू कितनी है? 1000, ठीक है। उस पर रेट क्या मिलेगा आपको? इंटरेस्ट 12% का। पर जब 800 पे आप खरीदते हैं तो 12% एक्चुअली 12% नहीं है, आपको आपने 800 का खरीदा और आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 120 मिलेगा, और 120 आपको एक्चुअल में 15% का रेट ऑफ रिटर्न दे रहा है। तो रियल यील्ड उसकी कितनी है? 15% है। ये बताता है यील्ड। बात समझ में आई? होप आपको समझ में आ रहा हो कि यील्ड क्या चीज़ है। यील्ड ना इंटरनल रेट हो गया, एक तरीके से रियल रेट हो गया, करंट मार्केट प्राइस से कंपैरेटिव रेट हो गया कि रियल इंटरेस्ट आपको क्या मिल रहा है, किस रेट से मिल रहा है। अब ये करंट यील्ड जो होता है ना वो कम या ज़्यादा हो सकता है आपके कूपन रेट से, है ना। अब यही सोचिए कि अगर ये 800 की जगह 1200 में सेल हो रहा होता तो आपका जो यील्ड है वो परसेंटेज में कम हो जाता, क्योंकि आप खरीद 1200 पे रहे हैं और 120 का आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, फिर आप कंपेयर करेंगे तो आपका करंट यील्ड का रेट कम आएगा 12% से। तो ये डिपेंड करता है कि यील्ड कितनी आ रही है, और वो किस पे डिपेंड करेगा? आपकी करंट मार्केट प्राइस पे, याद रखिएगा, ठीक है। फिर एक हमारा आता है यील्ड टू मैच्योरिटी, उसे भी हम समझ लेते हैं क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा किया जाता है, मतलब कैलकुलेट किया जाता है, इसके बारे में बहुत सारी बातें होती हैं, तो ये भी आपको पता होनी चाहिए। देखिए यील्ड टू मैच्योरिटी क्या होता है? यील्ड टू मैच्योरिटी बेसिकली एक डिस्काउंट रेट होता है जो क्या करता है, जितने भी कैश इनफ्लोज आने वाले हैं उस बॉन्ड से उनकी प्रेजेंट वैल्यू निकालता है और उसको इक्वल करता है किसके? जितने में आपने उसको परचेज किया होगा, ठीक है, मतलब उस बॉन्ड को खरीदने के लिए जितना पैसा आपका गया होगा। तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट मतलब परचेजिंग अमाउंट को इक्वल करता है किसके? उस बॉन्ड से आने वाली इनफ्लो के प्रेजेंट वैल्यू से। तो जिस रेट पे ये डिस्काउंट होके आता है वो रेट ही क्या कहलाता है? यील्ड टू मैच्योरिटी का रेट कहलाता है। बेसिकली
बेसिकली ये ना एक कंपाउंडिंग रेट होता है, कंपाउंडेड रेट ऑफ रिटर्न होता है, जो इन्वेस्टर एक्सपेक्ट करता है कि अगर उसने बॉन्ड को परचेज किया करंट मार्केट प्राइस पे और उसे होल्ड करके रखा मैच्योरिटी तक, तो उसको इसी रेट से रिटर्न मिलेगा। कूपन रेट क्या हो गया वो तो अलग है, पर एक्चुअल यील्ड टू मैच्योरिटी उसको यही बता रहा है कि अगर आपने इस बॉन्ड को मैच्योरिटी तक होल्ड करके रखा ना और इस करंट मार्केट प्राइस पे आपने इसे परचेज किया हुआ है, तो आपको जो रियल रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा वो ये रहेगा। और ये रिटर्न कैसा होगा, ये जो रेट ऑफ रिटर्न होता है वो हमेशा कंपाउंडेड रेट ऑफ रिटर्न होता है। ये जो मैं बार बार कंपाउंडेड कह रही हूँ उसका भी मतलब समझ लीजिएगा, ये इसका मतलब होता है ना कि जो भी इंटरेस्ट है ना उसको कंपाउंड करने की बात कहता है, क्योंकि ये इस बात पे एज्यूम करता है, ये इस प्रिंसिपल को मानता है कि जितना भी कैश इनफ्लोज आपको फ्यूचर में आने वाले हैं इंटरेस्ट के बेसिस पे, वो सारे इंटरेस्ट आप इसी रेट से जो आप YTM आपका आएगा उसी रेट से आप री इन्वेस्ट करते जाएंगे। तो इसीलिए कंपाउंडिंग इंटरेस्ट आपको बताता है। इज इट क्लियर? हाँ, ये मानता है कि आपको मान लीजिए जैसे मैंने ऊपर एग्जांपल में लिया ना 120 रुपये आपको हर साल मिलेगा, तो आप ये क्या कहता है कि भाई 120 रुपये को आप 15% के रेट से री इन्वेस्ट करते रहेंगे, ये बात वो कहना चाह रहा है। तो यील्ड टू मैच्योरिटी का जो रेट होता है, ये 15% तो करंट यील्ड है, यील्ड टू मैच्योरिटी का रेट कैलकुलेट होता है, उस रेट को ये माना जाता है कि ये कंपाउंडिंग रेट है, इसी रेट से आपका जो भी इंटरेस्ट आपको फ्यूचर में मिल रहा होगा वो कंपाउंड हो जा रहा होगा, वो री इन्वेस्ट हो जा रहा होगा और फिर आपको इस रेट से इंटरेस्ट मिला, मतलब आपको टोटल रिटर्न इतना मिला आपको इस बॉन्ड से, अगर आपने इसे मैच्योरिटी तक होल्ड करके रखा। तो यील्ड टू मैच्योरिटी मतलब अगर आपने इस बॉन्ड को मैच्योरिटी तक परचेज करके मैच्योरिटी तक होल्ड करके रखा, तो आपको ये कंपाउंडिंग रेट से इतना रिटर्न रिसीव होगा। इज इट क्लियर? सो बेसिकली डिस्काउंटिंग रेट है, ठीक है, जहाँ पे आपको क्या करना होगा, कैसे निकलता है ये रेट, तो उसकी बात कर रही हूँ। तो ये रेट कैसे निकलेगा, आपको जितने इनफ्लोज हैं उसको प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आना है ना, और प्रेजेंट वैल्यू पे लाने के बाद वो रेट होना चाहिए, इस तरह से आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, मतलब इस रेट से आपको डिस्काउंट करना, वो रेट फिक्स नहीं है, वो रेट आपको फाइंड आउट करना पड़ता है, आपको उस रेट से डिस्काउंटिंग करनी पड़ती है कि जिस रेट से उन सारे इनफ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू निकालने के बाद वो बिल्कुल बराबर हो जाए किसके, जितना पैसा आपका लगा है। तो किस रेट से डिस्काउंट करेंगे ये आपको नहीं पता, वो रेट ही आपको फाइंड करना है। वो रेट कौन सा रेट होना चाहिए, ऐसा रेट होना चाहिए जिस रेट पे क्या हो जाए, आपकी जितने भी इनफ्लोज हैं उसको जब प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आइए तो वो बिल्कुल बराबर आ जाए किसके, आपके आउटफ्लो के, जितना पैसा आपने लगाया था। बात समझ में आई? तो इसीलिए ना ये ट्रायल एंड एरर बेसिस पे होता है, मतलब इसके फॉर्मूले को हमको ट्रायल एंड एरर, सारे इनफ्लोज को आपको अलग अलग रेट से प्रेजेंट वैल्यू करके निकाल के लाना पड़ता है और फिर देखना पड़ता है कि कौन से रेट से हमने प्रेजेंट वैल्यू निकाली, इसकी डिस्काउंटिंग करके ले आए और हमारा ये बिल्कुल इक्वल हो गया किसके, जितना पैसा हमने इस बॉन्ड को खरीदने में लगाया था उसके। समझ में आया? तो ट्रायल एंड एरर होता है। तो YTM क्या हो गया, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न हो गया, जो आपको बॉन्ड को अगर आपने मैच्योरिटी तक होल्ड करके रखा है तो आप उसी रेट से रिटर्न अर्न करने वाले हैं। अब जैसे मैंने बोला ये ट्रायल एंड एरर बेसिस पे होता है, तो इसका ना एक शॉर्टकट फॉर्मूला बनाया है जो अप्रॉक्सीमेट आपको रेट बता देता है कि अप्रॉक्सीमेट ये ही रेट जाएगा, तो आप उसी रेट से क्या कर लेते हैं, डिस्काउंटिंग करा सकते हैं। ठीक है, तो उस रेट से डिस्काउंटिंग कराएंगे तो आपका ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएगा आपके आउटफ्लो के। उसका क्या फॉर्मूला होता है, उसका फॉर्मूला होता है कि आपका जो इंटरेस्ट है ना, जितना भी आपने इंटरेस्ट पाया है वो ऐड हो जाएगा, फिर ये क्या MV क्या है, मैच्योरिटी वैल्यू, उसमें से मैच्योरिटी वैल्यू में से आप क्या लेस कर दे रहे हैं, मैच्योरिटी वैल्यू में से आप C लेस कर रहे हैं। C क्या हो गया, करंट मार्केट प्राइस हो गया। बात समझ में आई? जो बॉन्ड की करंट मार्केट प्राइस है वो, तो मैच्योरिटी वैल्यू में से करंट मार्केट प्राइस को लेस कर दिया, डिवाइड बाई N, जो N है वो क्या है, होल्डिंग पीरियड टिल मैच्योरिटी, मतलब 8 साल का बॉन्ड था, 5 साल का बॉन्ड था, जो भी टाइम पीरियड का बॉन्ड होगा वो 5 से हम, मतलब वो टाइम पीरियड से हम डिवाइड कर देंगे। तो इंटरेस्ट का अमाउंट, इंटरेस्ट प्लस मैच्योरिटी वैल्यू में से आपने करंट मार्केट प्राइस को लेस कर दिया, उसको डिवाइड किया आपने N से, फिर होल डिवाइडेड बाई मैच्योरिटी वैल्यू प्लस आपका करंट मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाई 2, दोनों का एवरेज करके कर दिया आपने, तो एवरेज अमाउंट से आपने डिवाइड कर दिया। बात समझ में आया? तो आपका ये अप्रॉक्सीमेट YTM आ जाएगा। क्लियर है? सो यील्ड टू मैच्योरिटी अलग से कैलकुलेट किया जाता है, उसका फॉर्मूला और वो सब पूरा कैलकुलेशन होता है। मैंने इन शॉर्ट आपको सब कुछ बता दिया, बस इस पर न्यूमेरिकल लगाना होता है बस। तो यील्ड टू मैच्योरिटी को अप्रॉक्सीमेट करना क्या होता है, आपको एक रेट फाइंड आउट करना है जिस रेट पे आपको डिस्काउंट करा के सारे इनफ्लो को प्रेजेंट वैल्यू पे लाना है, और प्रेजेंट वैल्यू पे लाके कैसे समझेंगे कोई रेट सही है, जिस रेट पे वो इक्वल हो जाए किसके, जितना पैसा आपने लगाया, मतलब दोनों साइड इक्वल के, दोनों साइड बैलेंस करना, दो साइड्स जो इक्वेशन के हैं उसको बैलेंस करना है। एक जो पैसा आपका लगा है, दूसरा जो पैसा आने वाला है, जो पैसा फ्यूचर में आने वाला है उसको डिस्काउंट करके प्रेजेंट वैल्यू पे लाना है, और जितना लगाया
उसके बराबर करना है, यही करना है बस आपको। पर आपको वो रेट फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको बार बार करना पड़ेगा, अलग अलग रेट से आपको निकाल के देखना पड़ेगा किस रेट पे जाके इक्वल हुआ। इन शॉर्ट उसी के लिए ये फॉर्मूला फ्रेम कर दिया गया। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करते हैं, दैट इज यील्ड टू मैच्योरिटी। आई होप यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन या टाइप्स ऑफ बॉन्ड की, वो भी इन शॉर्ट समझेंगे हम, सब बॉन्ड्स के नाम और कॉन्सेप्ट को बस समझते जाएंगे। तो देखिए, बॉन्ड को अगर हम इश्यूअर के बेसिस पे बात करें कि जो इशू कर रहा है उसके बेसिस पे बॉन्ड कितने तरीके के होते हैं, तो एक होता है हमारा गवर्नमेंट बॉन्ड। जैसे गवर्नमेंट के बॉन्ड की बात करें तो एक होता है एफआरबीज, फिक्स रेट बॉन्ड, दूसरा होता है फ्लोटिंग रेट बॉन्ड, है ना। इसके अलावा आता है सोवर्जिन गोल्ड बॉन्ड। सोवर्जिन गोल्ड बॉन्ड क्या होता है, मतलब यहाँ पे इन्वेस्टर को अलाउ होता है कि भाई वो डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट कर दे, वो भी गोल्ड की एवरेज प्राइस पे। क्लियर है? गोल्ड आपको फिजिकल फॉर्म में कैरी करने की भी जरूरत नहीं होगी, तो इस चीज़ को हम कहते हैं सोवर्जिन गोल्ड बॉन्ड्स। ठीक है, ये आप देखते होंगे गवर्नमेंट इशू करती है। ठीक है, इसके अलावा एक आता है इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड। ये क्या करता है बेसिकली, ये ना इसमें यूनिक फीचर क्या हो जाता है कि ये प्राइस और इंटरेस्ट को ना, जो भी इंटरेस्ट की पेमेंट है या उसकी जो प्राइसेस हैं वो एडजस्ट करता है अकॉर्डिंग टू इन्फ्लेशन रेट। ठीक है, तो वो इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड हो गया। इसके अलावा एक आता है 7.75 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेविंग्स बॉन्ड। तो इस तरह के गवर्नमेंट बॉन्ड्स इशू होते हैं। फिर इसके अलावा इशूअर के बेसिस पे आता है कॉर्पोरेट बॉन्ड, जो कंपनीज इशू करती हैं। फिर आता है म्यूनिसिपल बॉन्ड्स, तो जो म्यूनिसिपल, जैसे इंदौर म्यूनिसिपल हो गया या कोई भी जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस होती हैं, जब वो बॉन्ड इशू करती है तो उसको म्यूनिसिपल बॉन्ड कहते हैं। मैंने एक एग्जांपल दे दिया है कि इंदौर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने ये बॉन्ड इशू किया था फैब 2023 में। ठीक है, फिर इसके अलावा आता है फॉरेन बॉन्ड्स, मतलब जब फॉरेन कंट्रीज के थ्रू बॉन्ड्स इशू किया जाता है, किसी और कंट्री के इशूअर के थ्रू बॉन्ड को इशू किया गया होगा तो उसे हम फॉरेन बॉन्ड्स कहते हैं। अगर हम उसके कूपन के बेसिस पे बॉन्ड की बात करें तो दो तरीके के आता है। एक आता है जीरो कूपन बॉन्ड, जहाँ पे कोई इंटरेस्ट रेट नहीं मिलता है। ठीक है, और दूसरा आता है हमारा कूपन बॉन्ड्स, जिसे हम रेगुलर बॉन्ड कहते हैं, कि जहाँ पे भाई आपने उसमें इंटरेस्ट रेट जो होता है वो मेंशन होता है। ठीक है, तो इसके अलावा कौन से होते हैं, एक होता है हमारा मेच्योरिटी के बेसिस पे। तो बॉन्ड मेच्योरिटी के बेसिस पे दो तरीके से होते हैं, एक परपेचुअल बॉन्ड, दूसरा होता है नॉन परपेचुअल बॉन्ड। परपेचुअल बॉन्ड मतलब क्या हो गया, इनडेफिनिट मैच्योरिटी, उसकी मैच्योरिटी पीरियड फिक्स नहीं है। वहीं नॉन परपेचुअल मतलब हो गया कि आपकी जो मैच्योरिटी पीरियड है वो फिक्स्ड होगी। ठीक है, फिर एक हमारा आता है ऑप्शंस के बेसिस पे अगर बात करें तो एक हमारा आता है पुटेबल बॉन्ड्स, जिसको हम रिट्रैक्टेबल बॉन्ड कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो बॉन्ड होल्डर होता है ना, जिसने खरीदा है बॉन्ड, उसके पास ये राइट होता है, अगर उसने पुटेबल बॉन्ड परचेज किया तो उसके पास ये राइट होगा कि वो उस बॉन्ड को इश्यूअर को वापस से सेल कर सकता है, और किस प्राइस पे, वो प्राइस भी पहले से डिसाइडेड होगी और डेट भी पहले से डिसाइडेड होगा। तो मतलब पुटेबल बॉन्ड अगर आपने खरीदा है तो इसमें पहले से डिसाइडेड होगा कि इस पर्टिकुलर डेट को, इस पर्टिकुलर प्राइस पे आप इसको वापस से सेल करेंगे, किसको, ईश्वर को ही सेल करेंगे, दैट इज पुटेबल बॉन्ड। तो ये बॉन्ड होल्डर के पास राइट मिल जाता है। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, पुटेबल बॉन्ड कहते हैं। इज इट क्लियर? अच्छा, दूसरा हमारा एक और आता है जिसको हम बोलते हैं कॉलेबल बॉन्ड। कॉलेबल बॉन्ड क्या होता है ये भी समझ लीजिए। यहाँ पे क्या होता है, ईश्वर के पास राइट होता है। वहाँ पे हमारे पास किसके पास, बॉन्ड होल्डर के पास राइट था। यहाँ पे हमारे पास किसके पास राइट होगा, ईश्वर के पास राइट होता है कि वो क्या करता है, वो जब चाहे बॉन्ड को मैच्योरिटी डेट से पहले ही रिडीम कर सकता है। ठीक है, मतलब उसको रीपे कर सकता है। मान लीजिए 2 साल का आपका बॉन्ड था, पर अगर ये कॉलेबल बॉन्ड होगा तो ईश्वर अगर चाहे तो 1.5 साल में ही उसका पेमेंट करके ख़त्म कर सकता है, तो वो कॉलेबल बॉन्ड हो गया। तो मतलब कॉल करने का उसके पास किसके पास राइट है, ईश्वर के पास राइट है। पुटेबल बॉन्ड्स का किसके पास राइट है, बॉन्ड होल्डर के पास राइट है। ठीक है, कि वो ईश्वर को सेल बैक करेगा। ठीक है, ये एक हो गया आपका ऑप्शंस के बेसिस पे। फिर एक आता है कन्वर्टेबिलिटी के बेसिस पे। तो दो तरीके से होते हैं, एक हमारा कन्वर्टेबल बॉन्ड होता है। कन्वर्टेबल बॉन्ड मतलब क्या हो गया, जो बॉन्ड्स एक टाइम पीरियड के बाद कन्वर्ट हो जाते हैं इक्विटी शेयर्स वगैरह में। ठीक है, वो कन्वर्टेबल बॉन्ड हो गए। और दूसरा हमारा था नॉन कन्वर्टेबल बॉन्ड, जो कन्वर्ट नहीं होते हैं, जो बॉन्ड की तरह ही रहेंगे। क्लियर है? तो डिपेंडिंग ऑन दी बेसिस ये 5 तरीके से हम इसको कैटेगराइज कर रखे हैं, कन्वर्टेबिलिटी के बेसिस पे, ऑप्शंस के बेसिस पे, मैच्योरिटी के बेसिस पे, कूपन के बेसिस पे और ईश्वर के बेसिस पे। ठीक है, तो इस तरीके से ये डिफरेंट टाइप के बॉन्ड्स होते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।